हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी पे आपका स्वागत है। अभी क्या है, 2 दिन से हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो रही थी क्योंकि स्टूडियो सेट हो रहा था। तो आज हम आपके लिए क्लासेस ले रहे हैं स्टूडियो से। अब डेली बेसिस पे आपको स्टूडियो पे रिकॉर्डेड या लाइव क्लासेज है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, चलो हम कुछ अपने जो कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। देखो, हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो जीएस और हिस्ट्री दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आपके लिए 21 मई से। ओके, 21 मई से जीएस प्लस हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड के लिए स्टार्ट हो रही है। उसमें जो जीएस के जो टेस्ट होंगे, स्टार्टिंग के जो टेस्ट होंगे, 2 टेस्ट होंगे, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे, 2 टेस्ट। और हिस्ट्री के टेस्ट आपको 21 मई से अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पे। तो अगर ये वीकली टेस्ट होंगे और ये जो फर्स्ट जीएस और हिस्ट्री के जो टेस्ट होंगे वो वीकली होंगे। आपको अगर जीएस के टेस्ट लेने हैं तो स्टार्टिंग के जो 2 टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री होंगे। तो इसके लिए आप पहल एकेडमी ऐप है उस पर इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा आरएस में जो आरएस मेंस पेपर 4th है उसकी इंपॉर्टेंस हम सबको पता है कितनी ज़्यादा है। आजकल सिलेक्शन हो रहे हैं, आरएस पेपर 4th पे हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेशल क्लासेस चलाई जाएगी ऐप पे। वो भी 21 में से आपके लिए अवेलेबल होगी। आरएस फाउंडेशन बेस में लाइव चल रहा है आपका पहल एकेडमी ऐप पे आपको लाइव क्लासेस चल रही है। उसमें हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की क्लासेस चल रही है। हिस्ट्री और पॉलिटी की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है कितनी ज़्यादा है, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में। तो इसको देखते हुए स्टार्टिंग में बेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको हिस्ट्री और प्लस पॉलिटी वो क्लासेज है वो करवाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आरएस प्रीलिम्स की बात करें तो आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें आपके लिए टोटल 25 टेस्ट है। ठीक है, उन 25 में से 15 टेस्ट है आपके, 15 टेस्ट वो आपके सिलेबस टॉपिक वाइज है। ठीक है, जो जैसे एक टेस्ट हो गया आपका आर्ट कल्चर का हो गया या राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया, तो सेक्शन वाइज आपके 15 टेस्ट है। और जो 25 में से 10 टेस्ट है वो आपके फुल लेंथ टेस्ट है। तो आप इसमें जो आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसके 2 जो पेपर है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। आरएस मेंस की बात करिए तो आरएस मेंस के लिए आपके लिए फ्री आंसर राइटिंग का हमारा सेशन चल रहा है ऐप पे। उसमें क्या है, पहले दिन हम आरएस मेंस में कौन से संभावित सवाल है जो आ सकते हैं पूरे सिलेबस को कवर कर रही है उसमें। और दूसरे दिन आपको उसकी बेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा उसकी जो सिनॉप्सिस है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये जो आरएस मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो ऐप पे है, आप जाके डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन है उसको देख सकते हैं। सवाल कर लिया आपने, पूरे आरएस मेंस की पूरी आपने सिनॉप्सिस लिख ली, दूसरे दिन जैसे ही सिनॉप्सिस आए उससे मिलान कर लो। उसमें आरपीएससी जो भी डिमांड करती है, अंडरलाइन करना है, मैपिंग बनानी है या बॉक्स बनाना है, तो ये प्रैक्टिस आप अगर अभी से करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। और जब वहाँ आरएस मेंस आप लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये आराम से हो रहा है आपके लिए। तो वहाँ ये एकदम से हम वो चीज़ नहीं कर सकते, पर अगर हाँ अभी धीरे धीरे से हम अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो वो काम हो सकता है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसमें पूछा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ए है आपका अशोक कुमार जैन, बी है आपका ओपी रावत, सी है आपका सुनील अरोड़ा, डी है आपका प्रेम सिंह मेहरा। तो इसका राइट आंसर है प्रेम सिंह मेहरा। ये दोस्तों बताऊं 73 और 74 ये अमेंडमेंट हुए थे अपने संविधान में। इसके थ्रू क्या है, पंचायती राज व्यवस्था यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारत में किया गया था। और नगरीय निकायों का 73 है जो इसके थ्रू तो पंचायती राज और 74 है इसमें नगरीय निकाय। इसमें ये बोला कि पंचायत स्तर पर होगा आपकी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे होगी आपकी पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होगा आपका जिला परिषद। इसी तरह त्रिस्तरीय यहाँ की नगर निगम होगा आपका, सबसे पहले आपकी होगी नगर पालिका, फिर होगा नगर परिषद, फिर होगा
नगर निगम। तो इन त्रिस्तरीय व्यवस्था इनमें प्रावधान किया गया कि हाँ इतनी पॉपुलेशन पे आपको ये ग्राम पंचायत होगी, फिर इससे पे पंचायत समिति होगी, फिर जिला परिषद होगी, इसी तरह ये होगा। अब इनके लिए चुनाव करवाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चुनाव के लिए इन्हीं के थ्रू क्या है, एक चुनाव आयोग का, ऐसे बोला हर राज्य में एक राज्य स्तरीय चुनाव आयोग होगा जो इनके चुनाव करवाएगा। ठीक है, संविधान के 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका प्रावधान किया गया। इनका चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग की बात की जो हर राज्य में चुनाव आयोग होगा। इन चुनाव आयोग में कुछ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे प्लस कुछ अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और इनके हटाने का तरीका वही होगा जो हमारा उच्च न्यायालय है उनके जजेस को हटाने का होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटाता है, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय इनको हटाते हैं और राज्यपाल महोदय इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। इनके टोटल कितने होते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और फिलहाल कौन है, प्रेम सिंह मेहरा जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ओके, हम ऐसे पूछ ले बाई चांस कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे अमर सिंह राठौड़। ये कॉलेज लेक्चरर में, आरएस प्रीलिम्स में, ये जो संवैधानिक संस्था है ना, वित्त आयोग हो गया, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग हो गए, इनमें पहले कौन थे, जैसे आरपीएससी का हो गए, तो पहला चुनाव आयुक्त कौन था, फिलहाल कितने रह चुके हैं, या फिर वर्तमान में कौन है, तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी पंचायती राज 73वां 74वां संविधान संशोधन, अभी फिलहाल क्या आरएस मेंस हुई थी 2021 की। ठीक है, उसमें ये बोला था कि अब ये ग्राम पंचायत होती है ना, ये तो होती है कुल सदस्य भी 3000 की जनसंख्या हो गई, उस पर आपकी ग्राम पंचायत बना दी। ठीक है, अब इन ग्राम पंचायत में एक होती है ग्राम सभा जो सारा काम देखती है पंचायत से संबंधित। तो इस ग्राम सभा किसको बोलते हैं, ये सवाल भी आ सकता है। तो जो वयस्क सदस्य होते हैं ना गांव के, वयस्क किसको बोलते हैं, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, जिसको चुनाव वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया हो, उन वयस्क सदस्यों से मिलकर जो सभा होती है वो होती है आपकी ग्राम सभा। तो आरएस मेंस 2021 में सवाल क्या आया, ग्राम सभा क्या है, इसको क्या शक्तियां हैं इसके पास, अभी इसमें सुधार करने हैं तो हमको और क्या इनको शक्तियां दी जानी चाहिए, ये सवाल आया था। तो ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हम इसका पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, डिटेल में हम पॉलिटी का जो पोर्शन आएगा ना उसमें पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल करंट में है ये कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो है प्रेम सिंह मेहरा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है, देश के पहले लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है। ये पुराना सवाल है पर आरपीएससी क्या है, जनरली जो कॉलेज लेक्चरर आरएस प्रीलिम्स कुछ भी एक ऐसा सवाल देती है जो पुराना हो पर आज भी जो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो। जैसे लोकपाल संस्था बनी थी कि जो प्रशासनिक अधिकारी है या अन्य जो भी अधिकारी है ऑफिसर्स हैं उनमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा 2013 में एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, उसके थ्रू राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान किया गया। एक संस्था है इसमें लोकपाल में, लोकायुक्त और लोकपाल ये दो संस्थाएं बनाएगी, राज्य स्तर पर लोकायुक्त और राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल, जिसमें ये कहा गया कि ये जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, या लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार क्या क्या है, लोकपाल के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ ये दे सकते हैं कि हाँ यहाँ करप्शन हो रहा है, तो ये सब तो डिटेल में जाएंगे जब हम लोकपाल लोकायुक्त पढ़ेंगे, जब उस टाइम हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सर्वप्रथम लोकपाल की जो अवधारणा थी ये आई थी स्वीडन में। कहाँ, स्वीडन में, वहीं से अपने लिया है। ठीक है, अब इस सवाल में पूछा है कि देश के पहले लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो रंजन गोगोई, बी पिनाकी चंद्र घोष, सी लोकेश्वर सिंह पंता, डी दीपांकर दत्ता। तो इसका राइट आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। एक और बता दूं मैं आपको, लोकपाल कौन नियुक्त होता है, लोकपाल जो या तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या अन्य कोई भी जस्टिस हो, वही लोकपाल का जो पद है उस पर अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले सवाल पे।
निम्न में कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली है? ये मिसाइल वाला टॉपिक है ना आपका, ये प्रीलिम्स में भी है क्योंकि डिफेंस है प्रीलिम्स में, और आपका जो मेंस है ना सेकंड पेपर साइंस वाला, उसमें तो क्लियर दे रखा है कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम, तो उसको पूरा डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अभी देखो क्या पूछा है, मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली है, तो ए है आकाश, बी है पृथ्वी, सी है अस्त्र, डी है अग्नि। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश। अभी आकाश न्यूज में ये है, इसलिए है क्योंकि भारत ने ये बोला है कि जो हमारे मित्र देश है, जो नेबर हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, उनको हम आकाश हैं, वो जो स्वदेश निर्मित ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और जो नेबर कंट्रीज है, मित्र देश है, उनको हम इसका निर्यात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात करें तो ये क्या है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र है हवा से हवा। अग्नि है, ये भी मध्यम दूरी के सतह से सतह। ये हमारा जो पटना सीरीज चली थी ना, जो कलाम साहब लेके आए थे, पटना सीरीज मिसाइल, ये याद करने का तरीका है, पटना सीरीज चली थी में जो कलाम, हमारे जो राष्ट्रपति थे कलाम साहब, उनके द्वारा चलाई गई थी ये, जिसमें पी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इसके थ्रू इन सब मिसाइलों का हमारे स्वदेश में निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ताकि स्वदेश से हम क्या मिसाइल क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। तो इस पटना सीरीज के अंतर्गत आती है आपकी आकाश, जो सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, हाल ही में खबरों में रही भारतीय दंड संहिता की धारा 124(1) किससे संबंधित है? इसमें सिंपल सा पूछा है कि 124(1) किससे संबंधित है। तो दहेज हत्या, बाल दुर्व्यवहार, सी राजद्रोह, डी यौन उत्पीड़न। तो इसका राइट आंसर होगा राजद्रोह। ये 124 है ना आईपीसी की धारा है, जिसके तहत है ना ये बोला गया कि कोई भी विधि द्वारा स्थापित कोई सरकार है, उसके खिलाफ कोई बोलता है, चाहे वो लिखित हो मौखिक हो कुछ भी हो, तो उस पर राजद्रोह 124(a) के तहत राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिसके तहत आजीवन कारावास प्लस पेनल्टी ऐसे कुछ प्रावधान है। अभी क्या हुआ कि इस राजद्रोह पे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जब तक 124(a) पर केंद्र सरकार पूरी तरह से इसको रिव्यू नहीं कर लेती, जब तक पुनर्विचार नहीं होता, तब तक इसके तहत कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, मुकदमा दायर नहीं हो सकता। इस वजह से ये बहुत चर्चा में है, ये वैसे हमेशा ही चर्चा में रहती है। 124(a) ऐसी धारा है जिसपे मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों में सवाल आने की पूरी संभावना है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो इस पे पूरी डिबेट की जरूरत है। इसका यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, इसके क्या प्रावधान है, कब ये आई थी, इसके लिए इस पे वैसे तो जो यूट्यूब है चैनल है, उसमें हमारे अजय सर की क्लास है, वो आ गई है, तो वो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा जब मेंस में आएंगे, जब ये हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखो कि 124(a) राजद्रोह से संबंधित। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस क्षेत्र को 16वां संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया? 16वां संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व पूछा है, वो भी पूछा है 16वां। ठीक है, ये इस वजह से क्योंकि जो हमारे कंजर्वेशन रिजर्व है जितने भी राज्य सरकार के, यहाँ जो सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है या पार्क है, कितने हैं, किसके तहत ये बनाए गए हैं, ये क्यों फेमस है, इनमें कौन कौन सी नदियां बहती है, इनकी बाउंड्रीज कितनी है, ये सब प्रीलिम्स के वेरी इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट है, जो इसमें से सवाल आता ही आता है, चाहे कंजर्वेशन रिजर्व से आ जाए, सेंचुरी से आ जाए, हमेशा क्या है। तो ये पूछा है कि राज्य सरकार किस क्षेत्र को 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। ए है रणखार जालोर, बी है शाहबाद के जंगल, सी है मनसा माता झुंझुनू, डी है गोगेलाव नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा रणखार जालोर। ये जो कच्छ के रण है ना, कच्छ के रण, उसी तरह ये क्या एक मरुस्थलीय एरिया है जहाँ जंगली गधे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो जंगली गधों के लिए फेमस है रणखार जालोर। उसको राज्य सरकार द्वारा 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। जो शाहबाद का जंगल है उसको 15वां हो सकता है,
आरपीएससी में आपको सवाल है वो 16वां ना आके ये आ जाए कि 15वां कौन सा है, या मिलान करना आ जाए। मनसा माता झुंझुनू बिल्कुल गोगेला नागौर में है। तो इसका 16वां ये है, बाकी ये सब राइट है। पूरी जो 16 की सूची है हर एक आपको ऐसे टॉपिक पे याद हो, ऐसे उंगलियों पे याद होना चाहिए कि यहाँ 16वां 17वां ये याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 16 जो नवीनतम है उसको याद रखो कि हाँ भाई 15वां ये है 16वां ये। बाकी आपको याद होना चाहिए कि मनसा माता कहाँ है, झुंझुनू में, गोगेला कहाँ है, नागौर में, रोटू कहाँ है, नागौर में, ताकि आपको मिलान करने वाला कोई भी सवाल आए तो आप उसमें प्रीलिम्स में अच्छे से कर पाओ। अभी जैसे राज्य सरकार ने चौथा टाइगर रिजर्व है जो रामगढ़ बूंदी वाला है उसको बनाए, तो पूरे चांसेस है कि रामगढ़ बूंदी वाला है वो टाइगर रिजर्व चौथा राज्य सरकार द्वारा काम बनाया गया है, तो रामगढ़ बूंदी में बनाया गया है। उसकी कौन कौन सी बाउंड्री है, कौन कौन से जिलों को वो कवर कर रहा है, वो सब आप लोग देख सकते हो। ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये राज्य सरकार द्वारा जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम है, वन्य जीव अधिनियम 1972 है, 1972 इसके तहत स्थापित करती है। तो सवाल कभी ये भी आ सकता है कि राज्य सरकार द्वारा जो संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं वो कौन से अधिनियम के तहत घोषित किए जाते हैं, तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत सरकार जो रिजर्व है, पार्क है, सेंचुरीज है, संरक्षित क्षेत्र है, इनको घोषित कर। अगला सवाल है, देखो वर्तमान में राज्य में कितने रामसर साइट घोषित किए गए हैं, राज्य में कितने रामसर साइट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर साइट होती क्या है, ठीक है, इनको रामसर साइट क्यों बोलते हैं। तो रामसर दोस्तों, रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है, ईरान की जगह है रामसर। यहाँ 1971 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये बोला कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करना है हमको। तो विभिन्न जो देश हैं वो इसमें रामसर नामक जगह है इस पे इकट्ठे हुए थे और एक कन्वेंशन हुआ था इनमें, जिसके तहत ये बोला कि आर्द्र भूमि की रक्षा हम करेंगे। ये हुआ था 2 फरवरी को, हाँ 2 फेब को हुआ था। जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो हमेशा 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में ईरान में हुआ था, वेटलैंड है उनको संरक्षित करने के लिए। इसमें भारत भी इसका क्या है, एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस सवाल में पूछा है कि राज्य में कितने रामसर साइट है, यहाँ राज्य की बात है, तो ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2। आपको पता होना चाहिए राज्य में 2 रामसर साइट है, ठीक है। कौन कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। तो एक तो है केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, सबको पता है ये तो, केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य। और सेकंड है आपका सांबर झील पर ये, ठीक है, केवलादेव गना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर और सांबर झील, ये 2 है आपके जो रामसर साइट राज्य में है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है, राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की गई। अभी पूछा था हमने कि वेटलैंड्स के लिए राज्य रामसर कन्वेंशन हुआ था, राज्य में हमारे 2 वेटलैंड्स हैं, अब और भी हो सकते हैं, तो उनको देखने के लिए राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी बनाई। ये रूल्स राज्य सरकार ने बनाए थे 2017 में, 2017 में रूल्स बनाए। ये रूल्स के थ्रू क्या है, एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है उसका गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता निम्न में किसके द्वारा की गई है, तो राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य सचिव, डी वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा वन एवं पर्यावरण मंत्री है वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की अध्यक्षता करते हैं। चलो आज की स्लाइड में इतना ही दोस्तों। अगर आपको और ज्यादा कुछ कंटेंट चाहिए तो जो हमारी वेबसाइट है www.pehelacademy.com उस पर आप जा सकते हो। इसके अलावा पहल अकेडमी जो ऐप है उसको प्ले स्टोर में उस पर को डाउनलोड कर सकते हो। देखो वैसे तो RS प्रीलिम्स है ना, उसका सिलेबस या मेंस है उसका सिलेबस बहुत वाइड होता है, पर RS प्रीलिम्स में कुछ ऐसे कोर पॉइंट होते हैं जो स्टार्ट करता है RS की प्रिपरेशन उस बच्चे को पता नहीं होता है। तो हम इस सेशन के जरिए ये चाह रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से कोर पॉइंट है, चाहे वो अपनी इसमें न्यूज़ में रह रहे हो या हो सकता है जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है न्यूज़ में ना भी रहे हो, तो ऐसे पॉइंट्स लाएं ताकि बच्चों को कम से कम आपके 50-60 सवाल ऐसे हो जो इनमें से आपके कवर हो पाए। तो हमारी यही कोशिश है कि इस सेशन के जरिए आपको वो सवाल चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें देखने को मिले। चलो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।